ई लर्निंग पाठशाला में कक्षा 12 के अर्थशास्त्र के बच्चों का स्वागत है। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया था कि अगले चैप्टर का शुरुआत करूंगा, तो आज मैं अध्याय 3 मांग का नियम का अध्याय ये जो है आपका हम स्टार्ट करने चल रहा हूं। इसको ध्यान से आप देखें। ये है मांग का नियम। मांग का नियम, मांग क्यों की जाती है? पहले बाजार में कोई भी व्यक्ति या कोई उपभोक्ता जो है मांग क्यों करता है, तो उसके 2-3 कारण हैं। पहली बात तो ये कि किसी वस्तु को पाने की इच्छा होनी चाहिए। दूसरा ये कि वस्तु को खरीदने की क्षमता होनी चाहिए, यानी पैसा खर्च करने की ज़रूरत है। और तीसरा जो है दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। इस कारण जो है वस्तु को खरीदा जाता है। अब वस्तु की कीमत और वस्तु के मांग में क्या संबंध होता है, इसको हम लोग जानेंगे, और उसी संबंध को हम मांग का नियम कहते हैं। ये आप देख रहे हो, ये मांग का नियम है। तो ये कहता है कि अन्य बातों के समान रहने पर, अभी बता रहा हूं कि अन्य बातों का समान क्या मतलब है, किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांगी जाने वाली मात्रा के बीच पाए जाने वाले उल्टे संबंध को व्यक्त करता है, और इसी संबंध को हम मांग का नियम कहते हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि अन्य बातों का समान रहने का मतलब ही कि जैसे आप एग्जांपल तुमको दे रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कि आप बाजार में गए, किसी वस्तु को, यानी मान लीजिए बाजार में फल जो है, आम है, अमरूद है, सेब है, इसको आप खरीदने गए, तो उसमें मान लीजिए विशेष रूप से आम को खरीदने की तुम्हें इच्छा है, तो आम खरीद रहे हो तो आम की कीमत पर तुम्हें ध्यान देना होगा, क्योंकि बिना कीमत का जो है कोई वस्तु तो बनती नहीं। तो यदि आम की कीमत में बदलाव अगर कर दिया जाए तो उसकी खरीदारी यानी बिक्री बढ़ती भी है, घटती भी है। अब घटती है, बढ़ती है, ये किस स्थिति में होता है आगे आपको मैं बता रहा हूं। लेकिन ये मांग किस पर निर्भर करता है? अन्य बातों के समान रहने पर। मतलब ही कि आम के अलावा जो अमरूद है, सेब है, केला है, उसकी कीमत में कोई परिवर्तन न हो, स्थिर रहे। यदि स्थिर होती है, अन्य वस्तुओं की कीमत स्थिर रहती है, और विशेष रूप से जिस वस्तु को हम खरीदने गए हैं उस वस्तु की कीमत में बदलाव होने पर उसकी मांगी जाने वाली मात्रा जो है बदल जाती है, और उसमें उल्टा संबंध होता है। उल्टा संबंध क्या मतलब? कि यदि आम की कीमत बढ़ जाए तो उसकी मांग कम हो जाती है, और आम की कीमत यदि कम हो जाए तो उसकी मांग यानी बिक्री बढ़ जाती है। आप सभी लोग जानते हो। तो इसी किसी भी वस्तु की कीमत और उसकी खरीदी जाने वाली मात्रा के बीच में संबंध को, यानी उल्टा संबंध होता है, इस संबंध को ही हम मांग का नियम कहते हैं। कीमत कम होने पर मांग बढ़ जाती है, और कीमत बढ़ जाने पर मांग कम हो जाती है। ये उल्टा संबंध होता है, इसी को हम मांग का नियम कहते हैं। अब नीचे क्या है? इस नियम के अनुसार किसी वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा उसकी कीमत में उल्टा संबंध यानी उल्टा दिशा को ये बताता है। यानी कीमत बढ़ने पर वस्तु की मात्रा कम हो जाती है, और इसके विपरीत कीमत घटने पर वस्तु की मांग जो है अधिक हो जाती है। तो ये रहा आपका
मांग का नियम। अब आगे देखिए कि क्या होता है। ये देखिए, अब मांग की नियम की परिभाषा, अब प्रोफेसर मार्शल इसमें विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप जानना बहुत जरूरी है। मूल्य घटने से मांग बढ़ जाती है और मूल्य के बढ़ने से मांग की मात्रा कम हो जाती है। बाकी आपको एक हमने परिभाषा बता दिया, बाकी ये परिभाषा जो है उसको आप पढ़ेंगे। और अब आगे जरा देखें, ये टेबल में देखिए, ये टेबल में ये कह रहा है, देखिए जैसे संतरों का मूल्य जो है प्रति किलो ये 10, 12, 14, 16, 18 और 20 ये दिया हुआ है। और संतरों की मांग जो है यानी बिक्री यानी खरीदारी जो है ये 6 है, 5 है। इसका मतलब 10 रुपए प्रति किलो पर जो है बाजार में संतरे की बिक्री यानी खरीद कितनी हो रही है, 6 किलो हो रही है। 12 रुपए जब कीमत उसकी हो जाती है प्रति किलो तो उसकी मांग कितनी हो गई, 5 किलो हो गई। आप देख रहे हो कि कीमत बढ़ती जा रही है तो उसकी मांग जो है बाजार में कम होती जा रही है। देख रहे हो, ये देखो 4, 3, 2, 1, कीमत हाई हो गया यानी 20 रुपया हुआ तो उसकी मांग जो है सबसे कम होगी, 1 रुपया किलो हो गया, यानी एक किलो की बिक्री हो रही है 20 रुपया किलो पर। ये आप सभी लोग जानते हो, यही बात इसमें लिखाया गया है। अब ये देखिए, ये उसी चीज को संतरे की कीमत और संतरे की मांग को ये दिखाया गया रेखा चित्र में। अब ये देखो, ये डी लिखा है, ये डी लिखा है, इसका ये मांग रेखा है, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये रेखा ऐसे क्यों खींचा गया है, रेखा यहां से ऊपर क्यों नहीं गया, ऐसे मूल बिंदु से क्यों नहीं गया इधर, ये ऊपर से नीचे क्यों आया। ये कारण उसका ये है कि संतरे की कीमत और संतरे की मांग में उल्टा संबंध होने के कारण जो है ये रेखा ऊपर से नीचे बाएं से दाएं की तरफ चलती है। बात समझ में आ रही है। अगर मूल बिंदु से यहां से लेकर अगर इधर खींचा जाए रेखा, मांग रेखा को, तो ये सीधा संबंध को बताता है। मतलब कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ गई, कीमत घटने पर मांग क्या हो जाएगी, घट जाएगी, है ना। इस तरीके से ये सीधा संबंध हो जाएगा, जैसा कि व्यवहार में तो ऐसे मिलता है नहीं। ये कीमत बढ़ने पर जो है उसकी बिक्री बढ़ जाए, ये किसी रेयर केस में होता है, माने किसी विशेष स्थिति में होती है। तो आपको बताएंगे कि ये कब होती है। ये खराब वस्तुओं पर ये नियम लागू होता है, जिसको हम गिफिन वस्तु बोलते हैं, उसे कहते हैं गिफिन वस्तु। तो आगे भी बता रहा हूं उसी चैप्टर में कि गिफिन वस्तु क्या है। अब आगे देखिए, अब आगे उसी चीज को यहां बताया गया है, इसको पढ़ लेंगे आप। इसका मैं आपको हम भेज रहा हूं ये नोट, इसको आप पढ़ेंगे। अब इस नियम की जरा विशेषता देखो आप, ये नियम की विशेषता क्या है, देखिए इसको याद रखना बहुत जरूरी है। पहला ये है कि अन्य बातें समान रहने पर, यानी अन्य वस्तुओं की कीमत समान रहने पर या मांग समान रहने पर जो है ये नियम क्रियाशील होता है। अब सभी वस्तुओं की कीमत एक साथ यदि बदले तब तो उसकी मांग को निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो यहाँ अर्थशास्त्रियों का कहना यह है कि अन्य बातें समान रहने का मतलब ये है कि अन्य वस्तुओं की कीमत समान रहने पर किसी विशेष वस्तु को कीमत और मांगी जाने वाले मात्रा में ही ये उल्टा संबंध होता है। तो ये नियम अन्य बातें समान रहने पर ही होती है। अच्छा, ये देखिए दूसरा बात ये कि जब उपभोक्ता की आय और संबंधित वस्तुओं की कीमत और जलवायु आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता हो तब ये नियम लागू होता है। अगर इसमें मौसम में अगर परिवर्तन हो जाए, है ना, तब जो है उस वस्तु की मांग में परिवर्तन हो जाएगा, ये नियम काम नहीं करेगा। ठीक है। अब आगे देखिए, दूसरा पॉइंट ये है मांग एवं कीमत में उल्टा संबंध पाया जाता है, जैसा कि मैंने पहले बताया तुमको, है ना। अच्छा, तीसरा ये अनुपातिक संबंध नहीं होता है। ये मांग और कीमत में अनुपातिक संबंध का मतलब सीधा सीधा अनुपात नहीं होता। जैसे कीमत में अगर 5% बढ़ गया तो मांग भी 5% कम हो गया, सॉरी
कीमत कम होने पर मांग बढ़ जाती है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर 5% कीमत में बढ़ जाए तो मांग जो है कम हो जाए 5%, वो 10% भी कम हो सकती है, 50% भी कम हो सकती है ना। तो ये मांग की लोच पे डिपेंड करता है, जो कि हम आगे बताएंगे आपको कि मांग की लोच क्या होती है ना। उसके आधार पर ये होता है, यानी अनुपातिक संबंध नहीं होता है, यानी सीधा संबंध नहीं होता है कीमत और मांग में, याद रहे। आगे आगे देखो आप, तो ये जो है एक, ये जो स्टेटमेंट जो अर्थशास्त्रियों ने बताया है, ये मांग के नियम में ये गुणात्मक संबंध होता है, न कि परिणात्मक होता है। यहां देख रहे हो आप, ये जो स्टेटमेंट यानी जो कथन है ये गुणात्मक है, केवल वास्तविकता जो है धरातल पे नहीं होता ये, न कि ये देख रहे हो परिणात्मक है नहीं। तो आगे अब इसमें देखें, इसकी विशेषता जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि विशेषता अगर आप नहीं समझे तो कुछ नहीं समझे। मांग के नियम की मान्यताएं क्या है ना। अब मांग के नियम की मान्यता ये है, अगर इसमें से कोई भी परिवर्तन हो जाए तो मांग का नियम बदल जाएगा या वो काम नहीं करेगा। पहला ये है, यहाँ देखिए, सबसे पहले ये मांग का नियम बताता है कि जैसे मैंने तुमको पहले बताया कि अन्य बातें समान रहने पर, इसका मतलब क्या कि अन्य बातों में जैसे उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जस का तस बना रहना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति के पॉकेट में 100 रुपया है, अब वो बाजार में सामान खरीदने गया, तो 100 रुपए में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तभी ये नियम काम करेगा। हाँ, उसमें अगर परिवर्तन हो गया तब तो वो किसी भी वस्तु को कम या ज्यादा खरीद सकता है ना। तो उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि उपभोक्ता के स्वभाव में, रुचि में, पसंदगी, अधिमान और फैशन और आदत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि आदत में कोई बदलाव हो गया तो मांग का नियम भी में बदलाव हो जाएगा, है ना। ये याद रखेंगे आप। अब रुचि बदल गई, जैसे इच्छा बदल गई लोगों की, है ना, तो मांग का नियम फेल कर जाएगा। तीसरा नियम ये कि ये पूरक वस्तुएं और प्रतिस्थापन वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये पूरक वस्तु क्या होती है और प्रतिस्थापन वस्तु क्या होती है, ये आपको हम इसी चैप्टर में लास्ट में बताएंगे। ये पूरक वस्तु क्या होती है, तो पहले मांग की मान्यताओं को पहले हम लोग जान लेते हैं, है ना। तो आगे चौथा पॉइंट ये कि वस्तु के मूल्य में निकट भविष्य में जो भी परिवर्तन की आशंका या संभावना नहीं होनी चाहिए, वहां पर मांग का नियम लागू नहीं होता है ना। जैसे मान लो कि आगे बदलने वाला है, जैसे 1 घंटे या 2 घंटे में कीमत इसकी बदलने वाली है बाजार में, तो वहां भी ये मांग का नियम लागू नहीं होता है ना। आगे ये आपका हो गया। पांचवा ये है, वस्तु ऐसी होनी चाहिए जिसकी कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता के लिए उसकी उपयोगिता बढ़ जाए, है ना। उपयोगिता यानी तुष्टि गुण। तुष्टि गुण क्या होता है, उपयोगिता क्या होती है, आपको हम बताएंगे पिछले वीडियो में कि किसी भी वस्तु के अंदर ऐसा गुण होता है जिसका जब उपभोक्ता उसका उपयोग करता है यानी उपभोग करता है तो व्यक्ति को संतुष्टि मिलती है। ये संतुष्टि जो है वस्तु के अंदर निहित होती है और उसी गुण को ही हम तुष्टि गुण कहते हैं, और अर्थशास्त्र में उसी तुष्टि गुण को हम उपयोगिता भी कहते हैं। तो ये रहा आपकी मांग के नियम का मान्यताएं। ये बात समझ में आ रही है आपको। आगे देखें आप, आगे कई पॉइंट हैं इसमें, इसको आप देख सकते हो। ये मुद्रा के बारे में आपको आगे बताऊंगा मैं। जैसे मुद्रा की कीमत जो है स्थिर होनी चाहिए, है ना, या मुद्रा की मात्रा जो स्थिर होनी चाहिए, जैसे मैंने 100 रुपये तुमको बताया। दूसरा ये, अब जरा ये 9वां पॉइंट देखो, वस्तु की किस्म में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे उसकी जो वैरायटी होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं चाहिए। अगर वैरायटी में परिवर्तन हो जाएगा तो उसकी मांग जो है बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तो ये मान्यता है, इस मान्यता को जो है याद रखेंगे
फिर मौसम में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, है ना। देश में परिस्थितियां समान होनी चाहिए, जो कि ये संभव है नहीं। भाई देश में तो परिस्थिति हमेशा बदलती रहती है, तो जहां स्थितियां जो है समान रहती हैं वहीं पर ये नियम काम करता है। ये बात आपकी हो गई। अब आगे देखें। अब हमने जैसा तुमको बताया कि मांग के नियम के क्रियाशीलता के कारण जो है मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरता है। इसके कई कारण हैं, जैसा कि मैंने तुमको बताया था रेखा चित्र में। तो ये देखिए, ये आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था, ये सीमांत उपयुक्तता ह्रास नियम। हालांकि उपयुक्तता तो नहीं बताया था, वो उत्पादन के बारे में बताया था। सेम नियम यहाँ भी काम वही करता है। सीमांत उपयुक्तता ह्रास नियम के कारण जो है ये मांग वक्र जो है ऊपर से नीचे बाएं की तरफ नीचे गिरता है। और दूसरा देखें, आय का प्रभाव। अब आय का प्रभाव मैंने तुमको बताया, यदि किसी व्यक्ति के पास 100 रुपया है, ठीक है, उसकी क्षमता है कि 100 रुपये में हम कुछ विशेष सामान हम खरीद सकते हैं और पूरा खर्च करने के लिए तैयार है, ठीक है ना। अब उस जो खर्च करने के लिए तैयार है उसको हम वास्तविक आय बोलते हैं। जैसे उपभोक्ता की कुल खर्च को हम आय को जो है वास्तविक आय कहते हैं, है ना। वास्तविक आय और वस्तु की कीमत में उल्टा संबंध पाया जाता है। तो यदि वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो वास्तविक आय कम हो जाती है। वास्तविक आय जैसे 100 रुपया है तो कीमत बढ़ने पर उसकी वास्तविक आय कम हो जाएगी। भले 100 रुपया पॉकेट में रखा हो, लेकिन उसकी वास्तविक आय तो कम हो जाएगी, और कीमत कम होने पर जो है वास्तविक आय बढ़ जाती है, जिसके कारण जो है मांग वक्र ऋणात्मक ढाल की तरफ होता है। ये ऊपर से नीचे बाएं की तरफ, बाएं से दाएं की तरफ। अब देखिए कीमत का प्रभाव। कीमत का क्या प्रभाव है? वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो मांग की मात्रा कम हो जाती है, ये आप सभी लोग जानते हो। इस उल्टा संबंध के कारण जो है ये मांग वक्र जो है बाएं से दाएं की तरफ नीचे की तरफ होती है। अब आगे देखें, क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन। क्रेताओं यानी खरीदने वाले। तो अगर खरीदने वालों की संख्या अचानक बढ़ जाए तो मांग जो है उसकी बढ़ जाती है। यदि खरीदने वालों की संख्या कम हो जाए तो उसकी मांग भी कम हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से ये 5वां पॉइंट देखें। और वस्तुओं के उपभोग पर भी निर्भर करता है। जैसे कुछ वस्तुओं का उपभोग विभिन्न काम में किया जाता है, जैसे दूध है, जैसे बिजली है ना। तो वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने पर वस्तु का उपयोग केवल महत्वपूर्ण कार्यों के लिए ही किया जाता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि ये इन कारणों से जो है मांग का नियम काम करता है। अब आगे जरा देखें। अब इसके नियम के अपवाद भी हैं। अब जरा नियम के अपवाद को जरा देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानना बहुत जरूरी है। मांग का नियम क्या है? क्या हर जगह मांग का नियम काम करता है क्या? है? जैसा कि मैंने तुमको बताया कि कीमत ऊंचा होने पर उसकी मांग बाजार में कम हो जाती है और कीमत कम होने पर वस्तु की मांग अधिक हो जाती है। ये तो हम सभी लोग अभी पढ़े हैं, है ना। तो क्या नियम हर जगह काम करता है क्या? तो वास्तविक जगत में ये नियम काम नहीं करता है। अब कहाँ कहाँ काम नहीं करता है, अब नीचे मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको हम अपवाद के नाम से जानते हैं। तो ये देखिए, जैसे है गिफिन वस्तु। जैसा कि मैंने पहले चर्चा किया था कि खराब वस्तु को हम गिफिन वस्तु कहते हैं। अब सवाल ये कि अर्थशास्त्र के अनुसार खराब वस्तु होता क्या है, बढ़िया वस्तु क्या होती है, घटिया किस्म की क्या वस्तु होती है, या इसको हम निम्न कोटि की वस्तु कहते हैं। तो अब ऐसा नहीं कि बाजार में चले जाओ और जो सड़ा गला है उसी को हम खराब कहेंगे, ऐसी बात नहीं है। ये गिफिन जो है एक अर्थशास्त्री है और उसने चूंकि खराब वस्तु की परिभाषा बताया था, इसीलिए उस वस्तु का नाम गिफिन वस्तु रखा गया है। खराब वस्तु को हम गिफिन वस्तु कहते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र के अनुसार गिफिन वस्तु की एक परिभाषा दी गई है। वो क्या है कि नीचे देखें कि जिस किसी वस्तु की कीमत के साथ साथ
मांग में प्रत्यक्ष संबंध होता है, ऐसे वस्तु को हम गिफिन वस्तु कहते हैं, जैसा कि मैंने तुमको भी बताया है ना। तो गिफिन वस्तु में खराब वस्तु कहते हैं, जिस पर मांग का नियम काम नहीं करता है, उस वस्तु को हम गिफिन वस्तु कहते हैं। जैसे मोटा अनाज, बाजरा, मिट्टी का तेल, ये सब जो है एक छोटा सा उदाहरण है, इसमें लिखा है ये गिफिन वस्तु है। व्यवहार में बहुत सी हजारों वस्तु ऐसी हैं जो गिफिन वस्तु हैं। तो इन वस्तुओं का खरीदने पर जो है सामान्यतः निम्न स्तर यानी गरीब लोगों के द्वारा किया जाता है। जैसे मोटा अनाज हुआ, बाजरा हुआ, ये गरीब लोग करते हैं। अमीर लोग क्यों ये बाजरा खाएंगे, उनके गले में अटकेगी ना बाजरा, है ना। तो गरीब लोग जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इन वस्तुओं का नाम गिफिन इसलिए पड़ा क्योंकि सर्वप्रथम सर रॉबर्ट गिफिन ने इन वस्तुओं की व्याख्या की थी, मैंने बताया अभी, है ना। तो इस तरीके से इस पर जो है मांग का नियम काम नहीं करता है, इसको याद रखेंगे। यानी जिस वस्तु पर मांग का नियम काम नहीं करता है उस वस्तु को हम गिफिन वस्तु कहते हैं। और गिफिन वस्तु की कीमत घटने पर उसकी मांग भी घट जाती है, जो कि ये मांग के नियम का उल्टा है ना। और कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है। तो ये सीधा संबंध हो गया। तो मांग और कीमत में जब सीधा जिस वस्तु पे सीधा संबंध लागू होता है वो गिफिन वस्तु होती है। समझ में आई बात। अब आगे जरा देखें। अब भारत में जो है निम्न कोटि की वस्तु जो होती है, जैसे मोटे अनाज, अभी आपको बताया कि कीमत घटने पर उच्च किस्म की जो वस्तु है जैसे चावल है, गेहूं है, उसकी मांग बढ़ जाती है, जबकि मोटा अनाज की मांग जो है कम हो जाती है ना। तो ये इसे कहते हैं गिफिन का विरोधाभास। यही है गिफिन का विरोधाभास। ऐसा बात क्यों होता है, जो कि अच्छे जो किस्म के वस्तु हैं उस पर यह नियम काम करता है, लेकिन जो खराब वस्तु है वो मांग का नियम काम नहीं करता है। इस स्थिति को ही हम गिफिन का विरोधाभास कहते हैं। बात समझ में आई। आगे अब देखिए दूसरा ये कि अभी मैं बताया कि प्रतिष्ठापूरक वस्तुएं, इसका मतलब जैसे महंगी वस्तु, जैसे हीरा है, महंगी कारें हैं, उस पर जो है ये कहीं कहीं मांग का नियम काम नहीं करता है, ये आप जान लीजिए, है ना। महंगी कारें हैं, वहां पर मांग का नियम काम नहीं करता है। अच्छा, आगे ये है आपका भविष्य में कीमत में परिवर्तन की आशंका। भविष्य में किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि अवश्य होगी। अगर ऐसी बात है तो वहां पर ये मांग का नियम काम नहीं करेगा। आप इसको याद रखें। तो इस तरीके से जो है हम लोग जो है बस इस वीडियो में आज इतना ही तक। अब बाकी जो है इसका शेष भाग जो है हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।